नमस्कार सभी को। कंक्लूजन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई दूसरी लिंक पर जाकर इस चैप्टर से रिलेटेड क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें अपना स्कोर ज़रूर बताएं। आगे हम चलते हैं डेयरी फार्मिंग पर। Dairy is the most advanced and efficient type of rearing of milch animals. It is highly capital intensive. Dairy farming आप सब इससे introduced होंगे। Dairy farming is the most advanced and efficient type of rearing and it is also highly capital intensive. It is practiced near urban and industrial centers which provide neighborhood market for fresh milk and dairy products. ये यूजुअली अर्बन एरियाज जो होते हैं जहाँ से इंडस्ट्रीज पास होती हैं या मार्केट पास होता है, अधिकतर उसी जगह पर प्रैक्टिस की जाती है जिससे प्रोडक्शन के साथ ही प्रोडक्ट को मार्केट तक या फैक्ट्रीज तक आगे प्रोसेस होने के लिए पहुंचाया जा सके। The development of transportation, refrigeration, pasteurization and other preservation process have increased the duration of storage of various dairy products. Different types के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पास्चरेशन इस तरीके की चीज़ें आती हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट को रेफ्रिजरेटर में रख करके ज़्यादा समय तक उसको प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं और उन्हें ख़राब होने से बचा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में यही दिक्कत रहती है कि उन्हें ज़्यादा समय तक आप स्टोर नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम रीज़न की बात करें कि कहाँ कहाँ डेयरी फार्मिंग मेनली प्रैक्टिस की जाती है, तो आप कुछ कनाडा के एरिया में देख सकते हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में देख सकते हैं। मेनली ये यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा फेमस ही है और थोड़ा साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी आप इसे पाएंगे। आगे हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। इट इज प्रैक्टिस्ड इन द कंट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। इसे आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको मेडिटेरेनियन सी मैप पर दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको इसे समझने में और आसानी होगी। तो ये रहा। तो इस वर्ल्ड मैप पे अगर हम मेडिटेरेनियन सी देखें तो ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है ये मेडिटेरेनियन सी के सी का पोर्शन है और ये वाला जो एरिया है, ये जो सी आपको दिख रही है, इसी को मेडिटेरेनियन सी हम बोलते हैं। तो इसके पास का जो एरिया है ये कुछ ऊपर यूरोप का एरिया और नीचे का ये अफ्रीका का एरिया, साउथ वेस्ट एशिया का कुछ जो ये एरिया है, ये सब हम मेडिटेरेनियन रीजन में इंक्लूड करते हैं जहाँ पर मेडिटेरेनियन क्रॉप्स ग्रो होती हैं। तो वापस हम आ जाते हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर पर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज हाईली कॉमर्शियल। इस टाइप का एग्रीकल्चर जो है मेनली कॉमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। मेडिटेरेनियन सी के आसपास का एरिया आपने देख ही लिया, ये उन्हीं कंट्रीज में यूजुअली फेमस है। स्पेशल रीजन में लोकेटेड होने की वजह से यहाँ के क्रॉप्स को विंटर में भी रेनफॉल और मॉइस्चर मिलता रहता है जो कि सिट्रस फ्रूट के लिए बेनिफिशियल है। सो दिस रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फूड। इसीलिए मैंने अभी बताया कि सिट्रस फ्रूट्स को विंटर सीजन में भी मॉइस्चर मिलता रहता है। अगर सिट्रस फ्रूट का मैं आपको एग्जांपल दूं तो ग्रेप्स, ऑरेंजेस जो खट्टे फ्रूट होते हैं, लेमन, ऐसे फ्रूट का एग्रीकल्चर इस रीजन में होता है। आपने यूरोप के ग्रेप, वाइन इन सब के बारे में काफ़ी सुना होगा कि वो यूरोप के काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी फेमस हैं, जिसे हम विटीकल्चर भी, ग्रेप की कल्टीवेशन को हम विटीकल्चर भी कहते हैं। सो विटीकल्चर और ग्रेप कल्टीवेशन इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन। इसके साथ साथ आपको यूरोप के ऑरेंजेस, ऑलिव, ये सब भी वहाँ के काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छे मिलेंगे। मैप पर हमने इसके रीजन की बात कर ही ली थी। मेडिटेरेनियन के सी के आसपास का जितना भी रीजन होगा वहाँ पर मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर काफ़ी फेमस एग्रीकल्चर होगा। अगर और जगह की हम बात करें, आपको ये कैलिफोर्निया, साउथ चिली और साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी काफ़ी देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर की। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइज इन द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स solely for the urban markets. It is both labor and capital incentive.
नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो भी गार्डनिंग से या हॉर्टिकल्चर से जिस भी तरीके का प्रोडक्शन होगा वो मेनली मार्केट के लिए यानी कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए होगा। सो यूजुअली जो फार्म्स होते हैं या एग्रीकल्चरल पीस ऑफ लैंड जो होता है वो मार्केट के काफ़ी करीब होता है, और जो वहाँ की रोड या रूट नेटवर्क होगा वो भी काफ़ी डेवलप्ड होगा, जिससे कि मान लेते हैं ये पीस ऑफ लैंड है और ये हमारा मार्केट है और ये आपकी रोड है। रोड अच्छी होने का कारण एक ही है कि जो प्रोडक्ट है वो फार्म से मार्केट तक इजीली पहुंच सके। इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर के जो फार्म होते हैं वो यूजुअली छोटे ही होते हैं साइज में, इसमें लेबर और कैपिटल दोनों ही अच्छे अमाउंट में यूज़ होता है। गार्डनिंग आप समझ ही गए होंगे कि फ्लावर से रिलेटेड है, वेजिटेबल से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड होता है फ्रूट से, जो कि जनरली हिली एरियाज में पाए जाते हैं। आप मैंगोज, एप्पल, ग्रेप्स किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए। तो ये बात हुई मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर की। आगे हम देखते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। A group of farmers form a cooperative society by pooling in their resources voluntarily for more efficient and profitable farming। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है कि कुछ फार्मर्स का ग्रुप जो होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, जिसमें वो सब अपने अपने रिसोर्सेज एक दूसरे को प्रोवाइड करते रहते हैं ज़रूरत के साथ। लेकिन इसमें एक चीज़ जो नहीं शेयर होती है वो है लैंड। अगर किसी फार्मर का लैंड है तो वो उसका प्राइवेट लैंड ही रहेगा, उसे आप नहीं शेयर कर सकते हैं, और सब कुछ इसमें शेयर होता है। जैसे कि अगर मुझको आज हाई प्रोडक्टिव सीड की ज़रूरत है और आपके पास वो हैं तो वो आप मुझे यूज़ करने के लिए दे देंगे, और कल को अगर आपको ट्रैक्टर या हल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन हम दोनों की जो इंडिविजुअल की ज़मीन होगी, जो फार्म होंगे, वो एक दूसरे के ही साथ इंटैक्ट रहेंगे, उनको हम शेयर नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम कलेक्टिव फार्मिंग में। कलेक्टिव फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग में केवल एक छोटा सा डिफरेंस है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में लैंड शेयर नहीं की जाती है और कलेक्टिव फार्मिंग में हम लैंड भी शेयर करते हैं। जैसे कि हम कोऑपरेटिव फार्मिंग में देखे थे कि लेबर, रिसोर्सेज जो भी हो हम शेयर करते हैं, वैसे ही कलेक्टिव फार्मिंग में भी हम सब कुछ शेयर करेंगे, साथ ही साथ हम अपना लैंड भी शेयर करते हैं। तो द फार्मर्स यूज टू पूल इन ऑल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइव स्टॉक, लेबर। हाउएवर दे वर अलाउड टू रिटेन वेरी स्मॉल प्लॉट्स टू ग्रो crops in order to meet their daily requirements। तो वही जो अभी हमने बात की कि कलेक्टिव फार्मिंग में हर तरीके का रिसोर्स शेयर किया जाता है, इसमें जो एक और पॉइंट हम देख सकते हैं, फार्मर एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड अपने डेली रिक्वायरमेंट के लिए रख सकता है। कलेक्टिव फार्मिंग को ही हम कोलखोज बोलते हैं। तो अगर कभी आपसे कोलखोज फार्मिंग के बारे में पूछ लिया जाए तो घबरा मत जाइएगा, ये तो हम पढ़े ही नहीं, ये तो हम सुने ही नहीं। तो कोलखोज में कलेक्टिव फार्मिंग के ही बारे में बढ़िया तरीके से लिख करके गर्दा उड़ा दीजिएगा। इसी के साथ हमारे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर का एंड होता है और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ की तरफ, माइनिंग। माइनिंग भी हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्शन होता है उससे जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ में नहीं ले सकते हैं। वो पहले प्रोसेस होने जाता है, उसके बाद यूज़ के लिए तैयार होता है। उसी तरीके से माइनिंग में भी जो प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्शन मिलते हैं, उन्हें हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते हैं, पहले उसे भी प्रोसेस होना होगा, उसके बाद वो यूज़ के लिए तैयार होगा। जैसे आप एग्रीकल्चर में देखते हैं कि गेहूं, चावल खेत से जैसे ही आता है आप वैसे ही उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, पहले वो प्रोसेस होने जाते हैं, वो यूज़ होने के फॉर्म में आते हैं, उसके बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। उसी तरीके से माइनिंग में आयरन और गोल्ड या कोल की माइनिंग होती है, वहाँ से निकलते ही हम आयरन, गोल्ड या कोल यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस होते हैं। अगर गोल्ड है तो वो पहले क्लीन किया जाएगा, उसके ऑर्नामेंट्स बनेंगे ताकि वो यूज़ करने के फॉर्म में आ सके। आयरन है तो उसके टूल्स बनेंगे जिससे हम उसे यूज़ कर सकें। तो माइनिंग में हम आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटीज़, जिसमें से पहला है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल या जियोग्राफिकल फैक्टर से मतलब है अगर कहीं माइनिंग ओर मिली है तो वो किस फॉर्म में है, कंबाइंड है या ओपन है। अगर ओपन है तो वो ऊपर ही है या बिलो द ग्राउंड है। इन सब चीज़ों को हम जोग्राफिकल फैक्टर या फिजिकल फैक्टर कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमिक फैक्टर की,
तो इकोनॉमिक फैक्टर से मतलब है कि वहाँ पर माइनिंग करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, वहाँ पर कितने पैसे लग जाएंगे, वहाँ पर कितने लेबर का यूज़ होगा। अगर ज़्यादा लेबर लगने वाले हैं तो हम लेबर को, टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, हमारे पास इतना पैसा है कि नहीं। इन सब को हम इकोनॉमिक फैक्टर में इंक्लूड करते हैं। आगे हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ माइनिंग। अगर माइनिंग के लिए फैक्टर्स फेवरेबल हैं, यानी कि जोग्राफिकल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर आपके फेवर में हैं, तो उसके बाद हमें देखना होता है कि किस मेथड से हम माइनिंग शुरू कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ अकरेंस, द नेचर ऑफ द ओर, mining is of two types: surface and underground mining. The surface mining, also known as open cast mining, underground mining method is also known as shaft method. तो जोग्राफिकल फैक्टर को देखने के बाद हम देखते हैं कि माइनिंग किस मेथड से की जा सकती है। माइनिंग भी दो तरीके की होती है, सरफेस और अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग को ही हम ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं और अंडरग्राउंड माइनिंग को ही हम शाफ्ट मेथड भी या शाफ्ट मेथड माइनिंग भी बोलते हैं। तो सरफेस माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग में हम देखते हैं कि अगर कोई पीस ऑफ लैंड है तो जो मिनरल्स होंगे वो कहीं पर यहीं ऊपर ऊपर ही मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा खुदाई करने की या माइनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर ही ऊपर से हम मिनरल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर ओपन कास्ट माइनिंग में मान लेते हैं कि ये हमारे अर्थ की कुछ लेयर हैं और मिनरल जो है हमारा वो कहीं यहाँ पर सिचुएटेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो खुदाई करेंगे और यहाँ तक खुदाई करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से शाफ्ट डालेंगे। आपने कुछ मूवीज़ में कोल माइंस को देखा होगा, वो शाफ्ट मेथड का एग्जांपल है जिसमें जो लेबर हैं वो ट्रॉली से नीचे जाते हैं, उसके बाद खुदाई करते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल मुझे केजीएफ मूवी का याद आ रहा है। अगर आपने देखी हो, उसमें जो कोल माइंस थी उसमें लेबर लिफ्ट से नीचे जाते थे, उसके बाद वहाँ पर खुदाई करते थे। उसे ही हम शाफ्ट मेथड कहते हैं, जिसमें कि पहले शाफ्ट डाली जाती है, उसके बाद लेबर इस लेयर में फिर खुदाई करना, माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ के मिनरल्स को वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों तरीके के मेथड को हमने समझा, सरफेस मेथड और अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। नीचे दी गई हुई हमारी वेबसाइट के लिंक पर आप जा करके इसी तरीके से आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं और साथ ही अगर आपको डाउनलोड करना है तो पूरे आर्टिकल के इसी तरह नीचे आने के बाद आपको फ्री पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड पर क्लिक करके इस चैप्टर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर के डिफरेंट टाइप्स जाने, उनके रीजन्स को देखा जहां पर वो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। साथ ही हमने आज माइनिंग के ऊपर भी डिस्कशन किया, जिसमें हमने कुछ फैक्टर्स को देखा जो कि माइनिंग को अफेक्ट करते हैं और साथ ही माइनिंग के मेथड्स को भी जाना। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप इस चैप्टर को समझने में इस लेक्चर ने आपकी कुछ हेल्प की होगी। दिस लेक्चर वॉज प्रेजेंटेड बाय मी, उत्कर्ष चतुर्वेदी, साइनिंग ऑफ।